हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि युहाओ को अब लिटिल स्नो गर्ल मिल चुकी थी, जिसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो गया था। और इसके अलावा लिटिल स्नो गर्ल ने मिलके उसके ग्रैंडपा को भी हरा दिया होता है। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि युहाओ जो था वो अपने रूम के अंदर मौजूद होता है। तभी वांग दोंग वहाँ आ गया होता और वो काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। वो कहने लग जाता है कि युहाओ, मैंने अपनी फोर्थ सोल रिंग ढूंढ ली है। तभी यहाँ पर युहाओ उसे देख के कह रहा था कि अरे वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए थे। साथ ही वांग दोंग जो कि काफ़ी थका हुआ था, वो तुरंत ही टी निकाल कर पीने लग गया था। इसके अलावा वो कहता है कि खैर जो कुछ भी हो, मुझे तुम्हें काफ़ी कुछ बताना है। और इसके बाद तो वैसे भी तुम सन एंड मून एकेडमी के अंदर चले जाने वाले हो, मुझे इस चीज़ की थोड़ी फिक्र है। तभी हम देखते हैं कि युहाओ काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था और कह रहा होता है कि अच्छा, वैसे मेरे पास एक सीक्रेट है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर ये भी कहने लग गया था कि वैसे जब तुम कॉलेज से वापस आओगे तब तुम्हें बता दूंगा। हालांकि सुनने के बाद वांग दोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आने लग गया था और वो बहुत ही गुस्से से अपने युहाओ की तरफ को देख रहा था। युहाओ भी इस चीज़ को भांप लेता है कि इसे गुस्सा आ रहा है, जिसके चलते वो कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो मैं तुम्हें क्या दिखाने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर तुरंत ही अपनी चुटकी बजाकर समन कर लेता है लिटिल स्नो गर्ल को, जो कि युहाओं के शोल्डर के पीछे आके छिप जाती और साथ ही काफ़ी प्यार से वांग दोंग को देखने लगी थी। तभी हम देखते हैं कि लिटिल स्नो गर्ल काफ़ी ज़्यादा क्यूट होती है। और ऐसा लड़कियों का नेचर तो होता ही, क्यूट चीज़ें देखने के बाद तो वो और भी ज़्यादा उसकी तरफ को अट्रैक्ट हो गई थी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर लिटिल स्नो गर्ल भी जार के पास में जाके खड़ी हो जाती है। अब जैसे ही वो जार के पास खड़ी हो गई थी, तभी उसका साइज़ पता चल रहा था कि वो कितनी ज़्यादा टाइनी है। और साथ ही अब वांग दोंग तो उसे कुछ देर के लिए देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी उसे नज़र आ रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिटिल स्नो गर्ल थोड़ा घबरा रही होती है, लेकिन वांग दोंग उसे छेड़ने लग गया था, जिसके चलते वो यहाँ पे धीरे धीरे करके उसके साथ इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वांग दोंग तुरंत ही अपने हाथों के अंदर ढेर सारी बटरफ्लाइज को समन कर लेता है, जिससे कि स्नो गर्ल को काफ़ी ज़्यादा शौक लगा। लेकिन धीरे धीरे करके वो उससे फेमिलियर हो गई और कुछ ही सेकंड्स के अंदर फिर वो उसे इंजॉय भी करने लग जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि युहाओ भी कहने लग गया था कि अच्छा, वैसे मुझे ये बताओ, एक नया बंदा देखने के बाद तुम अपने फादर को भूल गई हो क्या? तुम्हें फादर नहीं चाहिए अब? ये सुनने के बाद तो वांग दोंग यहाँ पे एकदम से ही शौक हो गया था और कह रहा होता कि फादर, किस हिसाब से तुम इसके फादर हो गए हो? क्या तुम मुझे इसके बारे में बताओगे? युहाओ और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी करने लग गया था। तभी हम देखते हैं कि युहाओ कह रहा था कि बस बस इतना ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, मेरे ऊपर ब्लेम मत डालो। ऐसी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। जिसके बाद यहाँ पर इन दोनों की सेटलमेंट हो ही जाती है। और हम देखते हैं कि वांग दोंग, युहाओ और साथ ही स्नो गर्ल, ये तीनों ही आपस में थोड़ा बहुत इंजॉय करने लग गए थे। हालांकि इसके बाद हमें थोड़े वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि इस जगह के को डिसाइबल फिलहाल खड़े हुए थे, लेकिन दूसरी ओर यहाँ पर जो टियान थे वो इतने ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे कि वो यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस जारी कर रहे होते हैं, जिसके चलते डिसाइबल्स का बैलेंस बिगड़ रहा होता है। लगातार वो गुस्से से प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करे जा रहे थे। तभी वहाँ पर न्यू आ जाते हैं और वो कह रहे थे कि तुम अभी भी गुस्सा हो इस बात को लेके कि तुम उस लिटिल गर्ल और युहाव से हार गए। ये तो कोई इतनी ज़्यादा गुस्सा करने वाली बात है नहीं। जिसके बाद टियान कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात गुस्से की, तो जब तक मैं अच्छा फील ना करने लग जाऊं तब तक तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस ज़रूर से ही करूँगा। तभी न्यू कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसा अच्छा फील होगा तो फिर ठीक है, तुम ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। लेकिन वाकई में तुम पावरफुल हो और तुम्हें इतना ज़्यादा खुद की एबिलिटी पर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी ओर हमें वांग दोंग दिखाया जाता है, जो कि फ़िलहाल अभी उसके पास में आके खड़ा हो गया था और कह रहा होता है कि वैसे तुम्हारी जो सीक्रेट सोल है तुम्हारे फादर के द्वारा जो छोड़ी गई, मुझे लगता है कि तुम्हें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों ही आपस में खड़े हुए बातें कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अपना युवाओं काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था और लिटिल स्नो गर्ल जो है वो तो हमेशा ही उसके शोल्डर से चिपकी रहती है और हमेशा ही उसके पास में भी रहा करती है। जिसके बाद यहाँ पर वांग दोंग कह रहा था कि देखो, हमारा सेक्ट जो है वो तुम्हारी हर तरीके से मदद करने वाला है, तो कभी भी खुद को अकेला ना समझना। हालांकि इसके बाद अब फाइनली वो दिन आ ही गया था जब इन लोगों को वापस से अपनी एकेडमी के लिए निकलना होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग अपने दोनों ही ग्रैंड पास के पास में खड़ा हुआ होता है। तभी उसके जो ग्रैंड पर टियान थे वो अपने पास में रखा हुआ एक पाउच निकालते हैं और कह रहे थे कि वांग दोंग, इसे अपने पास में रख लो। और हम देखते हैं कि वांग दोंग तुरंत ही उनसे गले मिलता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो वापस से एक बार फिर अपने सेकंड ग्रैंड पास से गले मिलता है। तो दोनों ही कह रहे थे कि कॉलेज में जाने के बाद अपना ध्यान रखना है ना, और हम लोग यहाँ पर तुम्हारा वेट भी करेंगे।
जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग दोंग काफ़ी भारी मन से आगे की तरफ को बढ़ रहा होता है, लेकिन उसका मन काफ़ी ख़राब हो गया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि यू हाओ के पास आने के बाद वो तुरंत ही वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। अब था तो एक लड़की का ही दिल, जिसके चलते अपने ग्रैंडपा से दूर जाने पे बुरा तो लग ही रहा होता है। जिसके बाद अब यहाँ पर यू हाओ भी कह रहा होता है कि अच्छा रुको मेरे लिए, एंड वो तुरंत ही कहता है कि अंकल मैं आपसे बाद में मिलूंगा, गुड बाय, अपना ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर सेक्ट के सारे डिसाइबल और दोनों ही ग्रैंडपा को बाय बोल के यू हाओ भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है। अब हमें देखने के लिए मिलता है काफ़ी ज़्यादा सुंदर सी जगह पर एक ब्रिज था, जहाँ पर ये दोनों ही इस ब्रिज के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ रहे थे। तभी यहाँ पर यू हाओ सोच रहा होता है कि आज वांग दोंग को क्या हो गया है, ये पूरे दिन से साइलेंट कैसे, ये तो कुछ अजीब सी बात हो गई है। तभी हम देखते हैं कि वांग दोंग काफ़ी ज़्यादा शांत लग रहा था, और यहाँ पर जैसे ही वो लोग ब्रिज पर आके खड़े हो जाते हैं तभी वांग दोंग अपने कदमों को रोक लेता है। यू हाओ भी वहीं रुक गया था। तभी वांग दोंग उससे कहता है कि अब समय आ चुका है कि हम लोग यहाँ से अपार्ट हो जाएं, तुम यहाँ से सन एंड मून रॉयल इंजीनियरिंग एकेडमी के लिए जा सकते हो, और मैं भी यहाँ से श्रेक एकेडमी के लिए जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि यू हाओ से कहता है कि ठीक है, और वो यहाँ पर उसे बाय भी बोल रहा था, लेकिन वांग दोंग का मूड काफ़ी ख़राब होता है और वो तुरंत ही वहाँ से धीरे धीरे करके जा भी रहा था। हालांकि एक पॉइंट पे वो रुक भी जाता है और ये सोचने लग गया होता है कि आखिर मुझे उस पाउच का क्या करना है। हम देखते हैं कि इसके बाद वो ये भी कह रहा था कि देखो जब तुम श्रेक एकेडमी वापस आओगे ना, तब तुम्हें वहाँ पर मेरी एल्डर सिस्टर मिलेगी, उससे भी मिल लेना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भागता हुआ वहाँ से चला गया था। अब अपना यू हाओ, वो तो है इन मामलों में इनोसेंट, उसे कहाँ ही समझ में आता है कि आखिर किस तरीके की बात कर रहा है। इसके बाद वो तो बेचारा यहाँ से वाई बोल के निकल जाता है, और वांग दोंग को दिखते हैं जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ था, और हम देखते हैं कि यहाँ पर खड़े होके उसे काफ़ी ज़्यादा सैड फील हो रहा होता है, क्योंकि यू हाओ तो ऐसे ही अपने रास्ते चल दिया है और ना ही उसने कुछ देखा और ना ही इससे के बारे में बात की। जिसके चलते हम देखते हैं कि वांग दोंग वापस से उसी पाउच को निकाल लेता है जो कि ग्रैंडपा तिहान ने उसे दिया था, और साथ ही उसे थम्स अप का साइन देते हुए कहा था कि अब आगे तुम इसके साथ कुछ भी कर सकते हो, और साथ ही उन्होंने एक तरीके से उसे पास कर दिया होता है, मतलब कि एक रिलेशनशिप के लिए। तभी यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि इस लड़के ने हमारा टेस्ट पास कर लिया, हम इसे ज़रूर से ही लाइक करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए वांग दोंग उसे देख रहा था, लेकिन बेचारा ये भूल जाता है कि मैं लड़का बना हुआ हूँ, जिसके चलते यहाँ पर वो क्या ही कर सकता था, और यहाँ पर सोच रहा होता है कि मुझे ये पाउच उसे देना चाहिए या फिर नहीं, क्या करूँ मैं इसका। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो एक बार फिर से ही भूल जाता है कि अभी फ़िलहाल वो एक लड़के के भेष के अंदर है। फिर चिल्ला के कहता है कि यू हाओ तुम बहुत ही बड़े फूल हो, तुम्हें समझ नहीं आता मेरी फीलिंग्स के बारे में। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके चिल्लाने की वजह से यू हाओ के ऊपर भी एक एप्पल गिर गया था, और उसे देखते हुए वो कह रहा होता है कि सडनली एप्पल कहाँ से आ गया ये। हालांकि इसके बाद वो काफ़ी इनोसेंटली बिहेव करता और वापस से फिर अपनी अकेडमी के लिए वो चला भी गया था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अकेडमी के अंदर आने के बाद एक बार फिर से यू अपनी ड्रेसअप वगैरह करता है, और अब अकेडमी के अंदर उसकी स्टडी स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पर उसके पुराने फ्रेंड्स उसका इंतज़ार कर रहे थे। यू हाओ को लोग वापस देख के काफ़ी खुश नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि यू हाओ ने ओबियसली बाकी सारे फेलो स्टूडेंट्स के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना लिया है। यू हाओ का ज़्यादातर वक्त अपने मैकेनिकल टूल को समझने और उसके बारे में पढ़ने में ही जा रहा था। मास्टर शुआन जो थे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इन्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर करके बता रहे थे, स्पेशली जब सारे स्टूडेंट्स भी उठ के चले जाया करते थे, तब अकेला यू हाओ ही मास्टर शुआन से पढ़ाई कर रहा था, जिसके चलते वो और भी ज़्यादा एक्सीलेंट हो जाता अपनी सारी चीज़ों के अंदर। काइटो भी उसकी मदद करता रहता था और वक्त वक्त पे उसके साथ में विजिट करने के लिए भी आ रहा था, लेकिन यू हाओ की दिन रात सुबह शाम हर वक्त बस उसका टूल बनाने में, उसे डेवलप करने में ही निकल रहा होता है। ऐसे ही करते हुए काफ़ी वक्त निकल जाता है, जहाँ पर यू हाओ का सारा फोकस उसकी स्टडी पर था। इवन कभी कभी तो स्टूडेंट्स मिस कर दिया करते थे अपनी स्टडी को, लेकिन यू हाओ ने एक भी दिन बर्बाद नहीं जाने दिया। साथ ही वो हर वक्त बस स्टडी करता। इवन मास्टर शुआन को भी उसकी फिक्र होती, वो जब भी यहाँ आकर देखते तो सिर्फ यू हाओ ही बैठा हुआ स्टडी कर रहा होता, जिसके चलते उन्हें यू हाओ के ऊपर थोड़ा तरस भी आता कि आखिर ये लड़का कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। हालांकि वो उसके ऊपर प्राउड भी फील करते। बाकी सारे स्टूडेंट जहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर फेल हो रहे थे, वहाँ यू हाओ बहुत ही अच्छा कर रहा होता है, और साथ ही वो अपने पूरे के पूरे टूल वगैरह बनाने की प्रोसेस के ऊपर पूरे तरीके से डेडिकेटेड था, जिसके चलते मास्टर शुआन उससे काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं और पर्सनली उसे ज़्यादा गाइड भी कर रहे थे। हालांकि बाकी सारे स्टूडेंट्स अपने यू हाओ से नोट्स वगैरह लेते, क्योंकि वो ज़्यादातर क्लास मिस कर दिया करते थे, लेकिन यू हाओ हर एक चीज़ की पूरी खबर रखता था। अब ऐसे ही करते करते काफ़ी वक्त बीत जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यू हाओ कुछ बुक्स को रखने लग जाता है अपने बेड के ऊपर और कह रहा था कि
देखते देखते काफ़ी वक्त निकल गया, 2.5 ईयर वो बस ऐसे ही चला गया। अब वक्त आ चुका है उस स्टूडेंट एक्सचेंजिंग पीरियड का और मुझे लग रहा है कि अब न जाने आगे क्या होने वाला है। हालांकि इसी के साथ जब यहाँ पर युवा अपनी ड्रेस को देख रहा था तो फिर उसे अपनी शेख अकेडमी की भी याद आ जाती और वो विंडो से खड़े होकर यही कह रहा था कि मैं बहुत ही जल्दी वापस भी आ रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि हर रोज़ की तरह युवा आज एक बार फिर से अपनी पढ़ाई के लिए जा रहा हो। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अपना युवा उधर से निकलता हुआ ही जा रहा था, लेकिन तभी सडनली उसकी नज़र पड़ जाती कि यहाँ पर जी जुए चैन भी मौजूद है, जो कि खड़ा हुआ है और शायद से उसी के इंतज़ार में वो यहाँ पर खड़ा हुआ भी है। तभी यहाँ पर युवा उससे पूछ ही लेता है, तो क्या तुम यहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रहे हो? तभी वो अपनी सोट लेकर कहने लग गया था कि बिल्कुल, मुझे पता है कि तुम्हारा यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। तभी यहाँ पर युवा कहता है कि हाँ बिल्कुल, कल मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तभी यहाँ पर जी जुए चैन अपना मुंह बनाकर कह रहा होता है कि अभी एक बार फिर से मैं लास्ट बैटल तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मुझे तुमसे काफ़ी कुछ सीखना बाकी है। जिसके बाद वो आगे बढ़ जाता और कह रहा था कि अपने जाने से पहले एक बार फिर से मुझे गाइड करो और मैं सीरियसली तुम्हारी गाइडेंस चाहता हूँ। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुली आगे झुक गया था, जिसके चलते यहाँ पर युवा भी उससे कह रहा होता कि अच्छा ऐसी बात है। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है फॉरेस्ट के अंदर। ये दोनों ही आकर खड़े हो चुके थे, जहाँ पर जी जुए चैन अपनी सोर्ड को निकाल लेता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वह उसका ओपोनेंट बनके उसके सामने खड़ा था। जिसके बाद जी जुए चैन तुरंत ही अपनी सोर्ड को लेकर अब उसके पास अपना मिस्टीरियस ऑरा भी रिलीज कर रहा था। उसके हेयर जो थे वो ब्लैक से ग्रे में कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ ही हम देखते हैं कि अपना युवा जो था वो तुरंत ही अब आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। अब जैसे ही अब चैन की सोर्ड के ऊपर वो लीफ पड़ती है, तभी वो उस लीफ का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अपनी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए युहाओ के ऊपर अटैक कर रहा था। युहाओ उस अटैक से बच ही रहा था, लेकिन सरप्राइजिंगली ये जो जी जुए चैन होता है वो पीछे से आके उसके ऊपर अटैक करने वाला था। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि एक लीफ भी बीच में आ चुकी थी, जिसे उस सोर्ड ने एक लीफ तक को काट दिया था और अब बारी थी अपने युहाओ की नेक की। हालांकि अपना जो युहाओ था वो तुरंत ही बच जाता अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जैसे ही जी जुए चैन एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक करने वाला था, तभी युहाओ अपनी आइस सोर्ड को समन कर लेता है और यहाँ पर उसकी फ्यूजन टेक्निक भी एकदम ही बेकार हो चुकी थी। साथ ही युहाओ उसे देख भी रहा होता है। हालांकि अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए वो उसे काफ़ी ज़्यादा पीछे भी हटा देता है, लेकिन अब एक बार फिर से इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके की फ़ाइट स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पर युहाओ उसके ऊपर अटैक कर रहा था। तभी जी जुए चैन अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे रोककर बल्कि पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे को ही हटा देता है। युहा भी यहाँ पर यही सोच रहा था और वो उसी के हिसाब से ही यहाँ पर रिएक्ट कर रहा होता है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े थे। जी जुए चैन जी भर के युहाओ के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जहाँ पर युहाओ भी उसके ऊपर डबल अटैक कर रहा था, जिसके चलते ये दोनों इतने ज़्यादा मदमस्त हो जाते हैं कि अटैक के चक्कर में पूरे के पूरे बैम्बो ट्रीज़ को ही कट करे जा रहे थे। जहाँ जहाँ जी जुए चैन जा रहा होता है उसके पीछे युहाओ एंड वो भी डबल स्लैश वगैरह कर रहा था। जिसके बाद यहाँ पर युहाओ को देखते हैं जो कि अपनी आइज़ की पावर इस्तेमाल कर रहा होता है, बट अल्टीमेटली उसने यहाँ पर जी जुए चैन को हरा ही दिया था। तभी जी जुए चैन कह रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक बार फिर से वही सेम होगा। जिसके बाद युहाओ कह रहा था कि लेकिन हाँ, इस बात को के लिए मैं तुम्हें एडमायर करना चाहूँगा कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर और सोल पावर जो है वो बहुत ही अच्छे से अब यहाँ पर रिएक्ट कर रही है, क्योंकि पहले ही इतनी ज़्यादा अवेयरनेस तुम्हारे अंदर नहीं थी, लेकिन अब पहले से भी ज़्यादा तुमने खुद को इम्प्रूव कर लिया है। हालांकि उसके बाद अब दोनों ही आराम से रेस्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पर जी जुए चैन खड़ा हुआ था और यहाँ पर खड़ा हुआ उससे बातें कर रहा होता है और कह रहा था कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो एंड मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। तभी युहा भी उससे इस मैटर के ऊपर बात कर रहा था और कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस मेरी एक न्यू स्किल थी, हालांकि तुम्हारे अंदर भी काफ़ी सारी पावर हैं। तभी जी जुए चैन उससे एक बात कहता है कि तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा पावर है कि तुम इस वर्ल्ड को भी कॉन्कर कर सकते हो, मैं तुमसे हार गया। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस भी हो चुका था अपनी इस हार के बाद, लेकिन युहाओ से कह रहा होता है कि हाँ ये तुमने सही कहा, लेकिन इसके अलावा जो तुम्हारी खुद की यूनिक स्किल है और अपनी टैक्टिक्स को तुम्हें इम्प्रूव करना चाहिए, उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल में लेके आओ। और अब जब तुम इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अपनी स्किल और अपनी टैक्टिक का इस्तेमाल करोगे, तब तुम बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। जिसके बाद यहाँ पर जी जुए चैन कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच में ये जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन हाँ फ्यूचर के अंदर भी मैं तुम्हारे साथ में फ़ाइट करने के लिए लुक फॉरवर्ड करता रहूँगा और मैं वेट करूँगा तुम्हारी शेख अकेडमी में जाने के बाद भी तुमसे फ़ाइट कर सकूँ।
जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो तुरंत ही वहाँ से चला गया था। हालांकि यहाँ पर युहाओ से कहता है कि सुनो, तुम्हें पता है हमारी श्रेक एकेडमी के अंदर मुझसे भी ज़्यादा बेहतर लोग हैं। तभी वो यहाँ पे कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है, लेकिन फिर भी मुझे कम्पीट तो तुम्हारे साथ में ही करना है। ये कहते साथ ही वो तुरंत ही वहाँ से चला गया था। हालांकि इसके बाद युहाओ खड़ा हुआ होता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी। वो कहता है कि ओ नो, आखिर मैंने कैसे कर दिया। मैंने मास्टर शुआन को कहा था मेरा इंतज़ार करने के लिए, वो इंतज़ार कर रहे होंगे। और इसके बाद ये हमें देखने के लिए मिलता है कि वो तुरंत ही वहाँ पर मास्टर शुआन के पास में आ गया था, जहाँ पर आने के बाद वो उन्हें अपने रिसर्च पेपर्स दिखा रहा होता है, जिसको देखने के बाद वो काफ़ी खुश होते हैं और कह रहे थे कि युहाओ, तुम्हारी टेक्निक और तुम्हारी रिसर्च हमेशा ही उम्दा होती है, मुझे काफ़ी पसंद भी आती हैं तुम्हारी सारी की सारी रिसर्चेस वगैरह। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ये भी कह रहे थे कि बहुत ही अच्छा, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल वो डील ख़त्म होने वाली है जो कि श्रेक एकेडमी एंड सन एंड मून रॉयल एकेडमी के बीच में हुई थी, जिसकी वजह से वो थोड़े उदास भी नज़र आ रहे होते हैं और कह रहे थे कि अफसोस है, ये एक्सचेंज पीरियड कल ख़त्म हो जाएगा। हालांकि युवाओं को उनके साथ में थोड़ा बुरा भी लग रहा होता है, क्योंकि वो भी एज अ स्टूडेंट उनसे थोड़ा कनेक्ट करने लगा है और यहाँ पर वो भी थोड़े परेशान लग रहे होते हैं इस बात से। युवाओं तुरंत ही उनके पास में आ गया था और कह रहा होता है कि टीचर शुए, मैं हमेशा से ही आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ और आगे भी आपका स्टूडेंट बनना ही प्रेफर करूँगा। अगर पॉसिबल हो तो मैं चाहता हूँ कि मैं आगे भी अपनी लर्निंग आपसे ही कंटिन्यू रखूँ। जिसके बाद मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि आपकी इसके बारे में क्या इच्छा है। तभी हम देखते हैं कि मास्टर शुआन कह रहे थे कि अच्छा, तो तुम अभी भी ये चाहते हो कि मैं थैंक्स सेक्ट को ज्वाइन कर लूँ। मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो इसके बारे में। हालांकि यहाँ पर युहाओ कह रहा था कि मैं एक ना एक दिन आपका माइंड ज़रूर से ही चेंज करके रहूँगा इस बारे में, और वैसे भी कुछ मंथ बाद मैंने इतना ज़्यादा हार्डवर्क किया है कि आप ज़रूर से ही मेरे रिज़ल्ट को देखकर इम्प्रेस हो जाएंगे और उसके बाद मैं एक बार फिर से आपसे यही कहूँगा कि आप प्लीज़ हमारे साथ आएँ। युहाओ की बातें तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी, लेकिन तभी वो कहता है कि मैं अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके आपको एक हायर लेवल की चीज़ दिखाना चाहता हूँ, एक प्रोजेक्ट जो कि मैंने तैयार किया है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि मास्टर अपने माइंड में टेलीपैथी के थ्रू ही से कह रहे थे कि मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे और काबिल स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारे ऊपर इतना ट्रस्ट तो कर ही सकता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में इस माइंड रिसर्च पे चलूँ। जिसके बाद वो ये भी कह रहे थे कि तुम्हारे कैरेक्टर स्टिक्स से मैं हमेशा से ही फैमिलियर रहा हूँ, और रही बात तुम्हारी मेंटल एबिलिटी की तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि वो भी कह रहा था कि टीचर शुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए, और मैं एज ए स्टूडेंट आपके ट्रस्ट को कभी भी बिट्रे नहीं करूँगा। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर मास्टर उसकी मेंटल एबिलिटी के अंदर इस्तेमाल होते होते आ चुके थे उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर, जहाँ पर ढेर सारे टूल्स वगैरह मौजूद थे। और तभी यहाँ पर उन्हें देखने के लिए मिलता है एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लेवल का सोल गाइड, जिसे देखने के बाद तो वो कुछ देर के लिए उसे देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे करके जब वो उनके सामने अपीयर हो रहा था तो उन्हें खुद भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि आखिर वो अपने सामने आखिर किस तरीके की चीज़ को देख रहे हैं। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि सोल टूल के अंदर से कुछ टूल्स वगैरह नीचे निकल के गिर रहे होते हैं, और तभी वो कह रहे थे कि लेवल 8 या फिर लेवल 9 का सोल गाइड आखिर ये क्या है। जिसके बाद वो घबरा के खुद भी पीछे हट जाते हैं, कह रहे थे कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि अपनी आंखों के सामने वो एक इतने ज़्यादा खतरनाक लेवल का सोल गाइड देख पा रहे हैं, और वो यही कह रहे होते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके का सोल गाइड है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने इसको बना लिया, मैं अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा। बाद यहाँ पर वो युहाओ से कह रहे होते हैं कि युहाओ आखिर ये है क्या। वो इतने ज़्यादा शौक हो चुके थे उसे देखने के बाद, और साथ ही युहाओ से कह रहे होते हैं कि युहाओ मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा इस चीज़ को देखने के बाद। साथ ही यहाँ पर ये भी कहने लग जाते हैं कि क्या सच में युहाओ ये तुमने ही बनाया है, मुझे विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा है सारी की सारी चीज़ों के ऊपर। तभी युहाओ कह रहा था कि आखिर मुझे नहीं पता कि आखिर आप इतना ज़्यादा शौक क्यों हो रहे हैं। वैसे भी वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, और ये जो सोल गाइड है वो अबव 7 लेवल का है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी कोई सोल वगैरह नहीं है। जिसके चलते मास्टर उसकी तरफ को देखने लग जाते हैं और कह रहे थे कि तुम कितने ज़्यादा इनोसेंट हो युहाओ, शायद तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन ये जो तुमने बना दिया है इसके अंदर इसकी खुद की सोल होगी, क्योंकि अबव 6 लेवल का है, जिसके चलते यहाँ पर इसकी पावर थोड़ी ज़्यादा होगी। अब युहाओ यहाँ पर खुद से भी सोचने लग गया होता है कि अनफॉर्चुनेटली मेरी ये जो आई है उसकी पावर के अंदर आने के बाद शायद टीचर शुए ने ये नोटिस नहीं किया कि अभी ये इनकम्प्लीट है, बल्कि पूरे तरीके से कंप्लीट भी नहीं हुआ। जिसके बाद उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ भी कर रहे हैं। हालांकि हमें यह भी देखने के लिए मिलता है कि युहाओ कह रहा होता है कि जब तक मेरी सोल पावर 70 तक रीच नहीं कर जाती या फिर इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती,
मैं इसके इंस्क्रिप्शन को पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर इस एरे को कर रहा था, तभी मास्टर शुआन कह रहे होते हैं कि मैं अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि तुम इतने ज़्यादा खतरनाक लेवल के जीनियस हो कैसे सकते हो, और अगर तुम जीनियस हो भी तो सिर्फ एक लेवल 7 के सोल इंजीनियर हो तुम, और एक कैसे तुमने इस तरीके की इस खतरनाक चीज़ को डेवलप कर लिया है। तभी हम देखते हैं कि युहाओ कह रहा था कि ये तो बस आपको लगता है, लेकिन अगर आप हमारी टैंक सेक्ट के अंदर जाएंगे तब आपको मेरे जैसे और भी ढेर सारे लोग देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि ये जो मैंने देखा है और ये जो कुछ भी मैंने डेवलप किया वो सब कुछ टैंक सेक्ट के हिडन वेपन और उनकी रिसर्चों का आधार है जो कि मैंने कंप्लीट किया है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि युहाओ के 2 अलग अलग वेपन भी यहाँ पर थे, जो कि युहाओ बताता है कि उसने कंबाइन करके एक अलग वेपन बना दिया है। जिसके बाद वो कह रहा था कि मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं ये सारी रिसर्चेस वगैरह का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल की कुछ मिरेकल्स भी कर दूंगा। साथ ही हम देखते हैं कि शुआन कह रहे होते हैं कि मुझे मानना पड़ेगा कि तुम वाकई में बहुत ही बड़े सरप्राइज़ मुझे दे रहे हो। अब वो यहाँ पे थोड़ी सोच में भी पड़ चुके थे और युहाओ सोच रहा होता है कि आखिर इन्हें किस तरीके से टैंक सेक्ट में चलने के लिए मनाया जाए। हालांकि सोचने समझने के बाद वो कह रहे होते हैं कि देखो मैं अभी भी तुम्हें प्रॉमिस नहीं कर सकता इस सारी चीज़ के लिए। तभी यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि फ़िलहाल तो ये जो तुमने बनाया है इसकी अगर कॉपी तुम मुझे दे सको तो फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, और फ्यूचर के अंदर मैं अपनी कुछ रिसर्चेज़ के साथ में तुम्हारे साथ ट्रेड भी करूँगा। जिसके बाद युहाओ खुश हो जाता है इस चीज़ के लिए और कह रहा था कि टीचर शुए, मैं आपके बारे में हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एडमायर करता हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप सिर्फ लोगों की अच्छाई के लिए ही अपने टूल्स, अपनी रिसर्च और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ और लोग भी हैं जो कि इन्हीं सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों को मारना चाहते हैं, नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। और आपको पता है कि मैं किसके बारे में बात भी कर रहा हूँ। आखिर अगर हम अच्छी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं तो फिर क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे कि पब्लिक का वेलफेयर हो, जिससे कि पब्लिक की यहाँ पर अच्छी खासी तरीके से हेल्प हो रहा है। तभी यहाँ पे मास्टर शुआन इसी बारे में सोच रहे थे और उन्हें याद आता है कि जब वो मास्टर जिंग होंगचेन के पास में गए थे और वो कह रहे होते हैं कि मैंने जो अपनी एप्लीकेशन डाली थी सिविल सोल गाइड के लिए तो उसका क्या हुआ है। तभी वो यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि उसको भूल जाओ, अभी उस पर काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा था कुछ रिसर्चेस करने के लिए तुमने उन्हें कर लिया या फिर नहीं, बैटल फील्ड के अंदर वो हमारे बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली है, उन्हें जल्द से जल्द करो ताकि मैक्सिमाइज बेनिफिट हमें उससे मिल पाए। जिसके बाद यहाँ पे मास्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जिंग होंगचेन के ऊपर कि आखिर ये हमेशा इस तरीके की सोच ही क्यों रखते हैं, लेकिन अब वो कर भी क्या सकते थे। प्रेजेंट के अंदर वो यही कह रहे होते हैं कि देखो फिलहाल मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, और रही बात इस टैंक सेक्ट को ज्वाइन करने की तो मैं अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता तुमसे। तभी हम देखते हैं कि युहाओ कह रहा होता है कि अच्छा आप परेशान हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारे सेक्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिन सारी चीज़ों को लेके आप सोच रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पर वो ये भी कहने लग जाता है कि छोड़िए ना, खैर जो भी हो मुझे आपका फ़ैसला मंजूर होगा, लेकिन अभी भी कुछ और रिसर्चेज़ वगैरह बाकी है मेरे एरे को लेके, तो अभी तो मुझे वो भी कंप्लीट करनी है। और साथ ही हम देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि प्लीज़ जल्दी आइएगा, हमारा टैंक सेक्ट हमेशा ही आपका वेलकम करेगा और हम लोग और हम जैसे और भी काफ़ी सारे ब्रिलियंट डिसेबल आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जिसके कहते साथ ही यहाँ पर ये सीन कट हो गया था और दूसरी साइड हमें जिंग होंगचेन को दिखाया जाता है, क्योंकि अपने खास बंदे से कह रहे होते हैं कि मेपल सिटी के अंदर कल हमारी वापस से एक्सचेंज सेरेमनी होगी, इसे अच्छे से मैनेज करो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसके अंदर कुछ भी गलत हो। साथ ही यहाँ पर वो जो बंदा था वो कह रहा होता है कि जी आपने जैसा हमें करने के लिए किया था वो हमने कर दिया है। तभी वो कहते हैं कि बिल्कुल एक्सचेंज सेरेमनी के दौरान जो कुछ भी होगा उससे हमारा और हमारे सन एंड मून एम्पायर के लोगों का कुछ भी लेना देना नहीं है। और ये कहते साथ ही वो काफ़ी ईविल स्माइल भी करने लग गए थे। हालांकि इसी के साथ गाइस आप लोग समझ ही चुके होंगे कि अगर ये इस तरीके से स्माइल कर रहे हैं तो ज़रूर से इनकी कुछ ना कुछ बुरी इंटेंशन ज़रूर है। वो तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चल जाएगा कि आखिर इन्होंने क्या सोच के रखा हुआ है। लेकिन इसके साथ गाइस हम ये एपिसोड करते हैं एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।